नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द इंफ्रा सर्कल में, जहां पे हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ढेर सारी बातें करते हैं। आपके लिए इनसाइट्स, इनपुट्स और कई सारे काम की जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आप अपने बाइंग डिसीजंस को, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को या फिर आसपास क्या चल रही है उसको जानने के लिए आपको फायदा हो सके। और आज हम बैठे हैं अपने एक्सपर्ट नितेश माथुर जी के साथ इस बात की चर्चा करने के लिए कि जिस तरीके से 2025 रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी अच्छा साल रहा है, 2026 में ऐसे कौन से पॉकेट्स होने वाले हैं, ऐसे कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे अगेन फिर से अच्छा मार्केट होगा, अच्छी एप्रिसिएशन होंगी और आपको एक जानकारी दे पाए कि उन मार्केट्स में से आपके लिए बेहतर मार्केट कौन है जहां पे आप जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड कंज्यूमर है तो वहां पे अपने लिए एक भविष्य देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रितेश माथुर साहब। लेकिन उसके पहले हमारे दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है और इसके अलावा किन बातों पे आप हमसे जानकारी चाहते हैं। शुरू करें आज की चर्चा। तो माधुर साहब, स्वागत है फिर से इंफ्रा सर्कल में। और जैसा कि हमने अभी बताया कि हम बात करेंगे उन पॉकेट्स की जो 2026 में अच्छे मार्केट्स बन के उभरेंगे या उभर चुके हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्या लगता है ऐसे 5 पॉकेट्स, अगर हम खासकर दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें तो ऐसे 5 पॉकेट्स कौन से होने चाहिए? देखिए, आजकल तो जिस तरह से रियल एस्टेट पिछले 2-3 सालों से जितने प्राइसेस डेवलप हुए हैं या जो ग्रोथ के एवेन्यूज निकले हैं, उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से 5 काफी मुश्किल होंगे। बट फिर भी यदि मैं दिल्ली एनसीआर के सारी पॉकेट्स को पकड़ूं तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में आपके पास एसपीआर रोड के आसपास का डेवलपमेंट होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे एक अच्छा ऑप्शन बन के निकला है। फिर मैं बात करूंगा झेवर एयरपोर्ट के आसपास की जो लोकेशंस है, वो आई एम श्योर, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि इस साल ही जून, फिर पहले अप्रैल, फिर जून और फिर नवंबर के आसपास ऑपरेशन स्टार्ट होने थे, तो आई एम श्योर अगले साल तो होने ही है। फिर उसके बाद आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एक और पॉकेट जो अभी बीच में से काफी एकदम से चर्चा में आई है पिछले 1-1.5 महीने से, जो कि है इंदिरापुरम एक्सटेंशन। हाँ, राइट। तो ये 5 पॉकेट्स आपके हिसाब से हैं जो जिस पे नजर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, एंड कंज्यूमर्स की भी, और ऐसे पॉकेट्स जहां पे हलचल दिखनी चाहिए हमें, राइट। हलचल होने के लिए ना कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स जो होते हैं ना, कि भाई जिसके कारण वहां पे ग्रोथ होती है, तो क्या लगता है ऐसे क्या कारण है कि जिस कारण से आप, जैसे कि मैं एसपीआर की बात करूं, इस पे हमने पहले भी चर्चा की है, तो या द्वारका एक्सप्रेस या फिर आपका जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की, आई थिंक पॉकेट वाइज अलग अलग लेके चलते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है। तो शुरू करते हैं पहले एसपीआर से कि वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या आपको दिखते हैं? देखिए, एक तो काफी प्रीमियम लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करता है अपना एसपीआर। चाहे आप गोल्फ कोर्स रोड लीजिए या दूसरी तरफ सोना रोड लीजिए, दोनों ही प्रीमियम लोकेशन से गुड़गांव की। और तो कोई, और जाहिर है कि जो भी एक ऐसा कनेक्टिंग रोड जो कि एक प्रीमियम लोकेशन को दूसरे प्रीमियम लोकेशन से कनेक्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स इट इज बाउंड टू बी प्रीमियम आल्सो। और सिमिलरली कि दोनों तरफ आपके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, आपकी कनेक्टिविटी इंटरसिटी तो है ही, साथ में इंटरसिटी भी आपके पास इधर से आना चाहिए था ताकि आपको सिटी के बाहर निकलना हो। वहीं से भी आप खिड़की दौरा के पास से जाएंगे तो आप आप इधर जयपुर की तरफ जा सकते हैं, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वहां से कुंडली मानेसर की तरफ बढ़ सकते हैं। इधर दूसरी तरफ आपके पास फरीदाबाद लगा हुआ है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से एसपीआर एक ठीक ठाक कनेक्टेड लोकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेट्रोज नियर अबाउट हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लिवेबल सोसाइटी है, और एक अच्छे साइजेस अवेलेबल हैं जो एक एस्पिरेशनल फैमिली को चाहिए होते हैं कि भाई मुझे 3 BHK या 4 BHK, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,000-2,500 स्क्वायर फीट के एरिया में डिसेंट एरिया इन दिल्ली एनसीआर, वो अवेलेबल है। और एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है कि यार 2.5-3 करोड़ से आपका बजट स्टार्ट है, पॉकेट स्टार्ट है, और फिर आप ऊपर तो बढ़ सकते हैं। मैं वही प्राइस भी आने वाला था कि वहां पे अभी करंट प्राइसेस क्या और कहां तक एक्सपेक्टेड आपको लगता है कि 3-4 साल 5 साल में वहां पे जो रिटर्न देख सकते हैं? अभी करंट मतलब ऑलमोस्ट जो नए लॉन्चेज होंगे वो तकरीबन 17-18 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट पर लॉन्च कर रहे हैं। बट यदि आप लैंडिंग के लिए लेके बैठेंगे या बुकिंग कराने के लिए बैठेंगे तो आई एम श्योर आप
एक दो 2,500 तक का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि वही 15-16 हज़ार के आसपास आपको डील मिल जाएगी SPR। और ग्रोथ कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए अगले 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप 70-80% ग्रोथ मिलेगी आपको इस लोकेशन पर। जी हाँ, आज यदि हम 16,000 पे हैं तो तकरीबन आप 30 से 35 हज़ार के आसपास पहुंचिएगा। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है आपकी तरफ से रिकमेंडेशन? ये दोनों पॉकेट्स के लिए मैं बात करूंगा कि ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी है और हमारे एंड कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि क्या है, यदि इन्वेस्टर जो कि वहाँ जहाँ भी जब कोई लोकेलिटी डेवलप होती है तो रिटेल मार्केट, कमर्शियल मार्केट बूम करता है, तो वहाँ पर एज एन इन्वेस्टर भी आप जा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो आप एक सेकंड होम की तरह इन्वेस्ट करके वहाँ से रेंटल यील्ड कर सकते हैं। और एंड कंज्यूमर जिनको यदि जिनके पॉकेट साइज छोटे हैं, जिनको चाहिए मुझे 2 करोड़ तक, 1.5-2 करोड़ तक मिल जाए, तो वो छोटे साइज में आ सकते हैं, जो आपको 1200 स्क्वायर फीट मिल जाएगा, 1400 स्क्वायर फीट मिल जाएगा। जिनके पॉकेट साइज अच्छे हैं, जो 3,000 4,000 स्क्वायर फीट जा सकते हैं, वो अपने 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ तक प्रॉपर्टी अवेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के SPR बढ़िया लोकेशन है। ये इन्हीं पैरामीटर्स पर अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो क्या लगता है वहां पे ग्रोथ ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है कि अब एक उस सिचुएशन में आ गया है जहाँ पर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक टाइम तक थोड़ा सा काफी विवादों में फंसा रहा था प्रोजेक्ट, लेकिन जो पिछले 3 सालों में जो ग्रोथ दिखाई है और जिस तरीके से वहाँ पर जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स है वो सब इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर आबादी बढ़ने लगी है, तो आई एम श्योर आस पड़ोस का डेवलपमेंट भी वहाँ पर अब जायज है और चल रहा है। थैंक्स टू नितिन ग्रोथ करी। हाँ बिल्कुल। तो उनका फंडा यही रहा है कि आप या तो माई वे और स्काई वे, तो वो उनका यही था कि जो भी अड़ंगे थे इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन उन्होंने सारे खत्म किए, डिलीवर किया प्रोजेक्ट को। काफी टाइम से अटका हुआ प्रोजेक्ट था। और कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स एक लोकेशन की बात करें जो आपके इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए आप देखिएगा तो शायद SPR इज बेटर फॉर मोर ऑन रियल एस्टेट और बेसिक इन्वेस्टर, बट जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ बिगर मार्केट, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप इंडस्ट्रीज बगल में लगा सकते हैं, आपको सीधा कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है KMP से, जिससे आप कुंडली और इंडस्ट्रियल SEZ एरियाज में पहुंचते हैं, या फिर आप यहाँ से मानेसर वगैरह से आसानी से कनेक्टेड है, जो अगेन आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या जो आपका धारुएड़ा वगैरह। हाँ, आपको शहर में घुसना ही नहीं, आप बाहर हाईवे तो हाईवे खेल सकते हैं सारी काम। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है। बाकी चूंकि रेट अच्छे हैं, आसपास लोकेलिटी डेवलप है, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, तो एंड कंज्यूमर भी अपने लिए मकान वहाँ देख सकते हैं। प्राइसेस क्या है वहाँ पे? आज के रेट में मेरे ख्याल से तकरीबन आपको 18 से 20 हज़ार के आसपास के रेट में मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि वहाँ छोटे साइजेस भी अवेलेबल है, जो कि अनलाइकली SPR। हाँ, SPR में जहाँ आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास इंट्रोडक्टरी साइज मिलेगा, यहाँ पर आपको 1200 स्क्वायर फीट 1300 स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं जो लैंडिंग कॉस्ट है हर डेवलपर की, वो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाम SPR की बात करें तो वो, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में आज का प्रोजेक्ट है नहीं, वो काफी साल पहले लोगों ने लैंड खरीद के रखा था, तो कहीं ना कहीं लैंडिंग कॉस्ट तो वहाँ पे गुंजाइश रहती है नेगोशिएशन की। तो एंड कंज्यूमर पॉइंट अगर मैं किसी को, अगर जैसे द्वारका एक्सप्रेस पे और अपनी SPR की बात की, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, भाई दोनों ही गुड़गांव के अंदर है, दोनों ही अपकमिंग मार्केट है, बट मैं एज एन एंड कंज्यूमर अगर देखूं तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एज एन एंड कंज्यूमर आपको कहाँ जाना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि आपका इंट्रोडक्टरी साइज है, प्राइस ऑफर क्या है। यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप 2-2.5-3 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप SPR जाइए। वहीं पर यदि आपको इंट्रोडक्टरी आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक में कोई इन्वेंट्री चाहिए तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको 1-1.25 करोड़ तक SPR कुछ ना दे पाए, बट यहाँ पे वो इन्वेंट्री है, यहाँ वो आपको तो वो एक बेसिक जो रेंज है इन्वेंट्री का, वो द्वारका पे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यहाँ पर आपको कम मिलेगी, क्योंकि छोटे साइजेस भी अवेलेबल है, वहां पर छोटे साइजेस कम है, थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट है, ये थोड़ा सा मास को भी कैटर करता है। एंड आपने जेवर की बात की, जेवर में ऑफ कोर्स एयरपोर्ट तो एक सबसे बड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वहां पे, उसके साथ ही सारी चीजें हो रही है, बट अभी मैं जब उधर गया था तो मैंने देखा कि जो आपके जो फरीदाबाद से जो हाईवे वो भी वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, वो पीछे अलीगढ़ की तरफ से हाईवे बन रहा है, तो वो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, आई थिंक वहां पे कई सारे हाईवेज का नेटवर्क भी बन रहा है। जी देखिए, एक अच्छी चीज जो जेवर एयरपोर्ट के साथ होने वाली है और जिसको शायद हमारे जो अभी IGI
एयरपोर्ट लैग करता है वो है इंटरसिटी कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको आईजीआई आने के लिए आपको दिल्ली या गुड़गांव के अंदर घुसना पड़ेगा, जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि जेवर के साथ सीन नहीं है। जब जेवर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा तो आप चाहे नोएडा से ट्रेवल कर रहे हैं या आप पीछे फरीदाबाद से ट्रेवल कर रहे हैं, आप आगरा मथुरा से ट्रेवल कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर अलीगढ़ सहारनपुर बुलंदशहर से भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबके लिए एक रूट है, या लखनऊ से ट्रेवल कर रहे हैं, सबके लिए एक रूट है और आप उससे वहां पर उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। आपको ये नहीं कि उस सिटी के अंदर के ट्रैफिक को क्रॉस नहीं रहना पड़ेगा, आपको जाम नहीं झेलना पड़ेगा, आप एक एस्टिमेटेड टाइम लेकर चल सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर जाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का बफर टाइम लेके चलना पड़ता है कि आप यू नेवर नो कब आप जाम में फंस जाएं। दूसरा, आप ये चीज ऑब्जर्व करें ना, वही आपको 1.5 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है जहां आपको 20 किलोमीटर कवर करना है, यहाँ आप 1 से 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो यानी कि आपकी एवरेज स्पीड 3.5 गुना है। तो ऑफ कोर्स लोगों को पता है कि यार मेरे लिए कौन सी चीज इजीली अवेलेबल है। बट जेवर में मेरे हिसाब से एंड कंज्यूमर्स के लिए तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। नहीं, अभी ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली लोकेशन है, यहाँ पर आप एज एन इन्वेस्टर घुस सकते हैं। एंड कंज्यूमर क्योंकि आसपास अभी इतना कोई डेवलपमेंट है नहीं, बिकॉज एक दो बार थोड़ा सा टाइमलाइन डिले हो चुकी है प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा है। सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं है, एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पर आपने जैसे कि ग्रोथ ड्राइवर्स की जो बात की थी, वहाँ पर फिल्म सिटी डेवलप करनी है, वहाँ पर लेदर सिटी डेवलप करनी है, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल आयुर्वेदिक सिटी भी है, इंडस्ट्रियल एसईजेड को बगल में लेके आ रहे हैं, तो काफी सारे ग्रोथ पैरामीटर्स हैं जो उस लोकेशन में आएंगे। मुझे लगता है जेवर शायद अगले 5 साल की नहीं, बट अभी अगले 15 साल की लोकेशन है जहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यदि नॉट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, बट यदि आपको लगता है कि हम वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके और अगले 10-15 साल के लिए भूल सकते हैं, फॉर दैट मैटर आपने अपने बच्चे को एक गिफ्ट दिया, उसके नाम से 200 गज की जमीन ले लिया, प्लॉट ले लिया और उसके छोड़ दिया कि भाई जब तुम्हारी शादी होगी है तो हमारे को पढ़ाई के लिए बाहर जाना होगा, मैं तब इस पैसे को यूज करूंगा, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो उस लिहाज से जेवर बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट होने जा रहा है। हाँ, बट लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि अभी भी वहाँ पर काफी ग्रे एरियाज हैं, तो भाई येडा की जो आपके गाइडलाइंस हैं या जो उनकी गाइडलाइंस हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गाइडलाइन है, उनका ध्यान रखें, किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। मास्टर प्लान को फॉलो करें, कहाँ पे कौन सी सिटी बन रही है, कौन सा क्लस्टर कहाँ बन रहा है, उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट उस चीज के हिसाब से करें। करेक्ट। आपने अगेन उसके बाद आप मेंशन किया था नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में। नोएडा आई थिंक सैचुरेटेड है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट उसका जो बेनिफिट है वो लेके जा रहा है, इनफैक्ट कहीं तक लेके जा चुका है। अब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो नई चीज बन के आ रही है, इसमें क्या लगता है आपको, क्या वही नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाली कहानी यहाँ पे दोहराई जाएगी या फिर इसका कुछ कहानी अलग होने जा रहा है? देखिए, ये मतलब कोई नई लोकेशन नहीं है, काफी टाइम से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे चल रहा है। आपको यमुना एक्सप्रेसवे जाने के लिए कनेक्टिंग रोड है, तो काम तो मतलब ऑपरेशनल तो काफी टाइम से है, लेकिन आसपास क्या था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल आप बात करेंगे तो आपको टीसीएस, बड़े बड़े आईटी जाइंट्स मिल जाएंगे, बैंक के हाउस मिल जाएंगे, उस सिर्फ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से या एक वर्क कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से थे। बट यदि अब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके राइट हैंड साइड पे काफी सारे रेजिडेंशियल पॉकेट्स भी उभर के आए हैं। उनके 2 कारण है कि जहां आपने कहा नोएडा सैचुरेटेड है, मैं कहूँगा शायद सेंट्रल नोएडा की तरफ का एरिया थोड़ा सैचुरेट हो गया है, बट जो फेज 2 आ रहा है वहां पर अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें आपका सेक्टर 140, 90, 102, 104, 100, 92, 46 ये सब जो आते हैं, ये सेक्टर आपके फेज 2 में आते हैं, जहाँ पर अभी भी आपके पास जगह भी है, ग्रीनरी भी है और प्लान भी है। जस्ट अपने दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हम उसी को आइडेंटिफाई करते हैं जो महामाया फ्लाईओवर से शुरू होता है और परी चौक तक जाता है। बिल्कुल करेक्ट। जहाँ तो और इसके दोनों तरफ 3 से 4 किलोमीटर का जो क्लस्टर है उसकी हम बात करते हैं। हाँ, देखिए करीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास का क्लस्टर है वो, दोनों तरफ मिला के अगर हम बात करें तो। ओके, तो वहां पे ऑफ कोर्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जबरदस्त है, वो एक अपकमिंग मार्केट उभर के आ रहा है, और जहाँ पहले कमर्शियल था रेजिडेंशियल भी काफी रेट तो ऑलरेडी एस्केलेट कर चुके हैं। आई एम श्योर 2020 में वहाँ पे जो रेट 6000 7000 थे वो आज बढ़ के ऑलरेडी 15000 है।
बट जैसे जैसे जेवर और ग्रो कर जाएगा और जेवर के आसपास का, जैसे हमने कहा कि जो इंडस्ट्रीज प्लान है, जैसे ही वो हो जाएंगी तो फिर ये रोड काफ़ी आपका यूजफुल हो जाएगा फॉर टेकिंग इंडिया, यहाँ के आपका नोएडन कम्यूटर्स को चाहे मतलब एयरपोर्ट ले जाने जो के लिए। कहानी आज एसपीआर की है कि वो दो प्रीमियम मार्केट को कनेक्ट करता है, हम्म। कहीं ना कहीं जो नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे है वो जेवर के मैं एक्चुअली इंदिरापुरम एक्सटेंशन को एसपीआर मानता हूँ ओके अपना नोएडा गाजियाबाद मार्केट के लिए। ओके उस पे आते हैं बाद में, पहले तो- इसकी क्लियर हाँ, कर लेते हैं इस पे जरा। तो ये जो है यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ग्रोथ है, बट हाँ आप एक लोकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको पता है आगे ग्रो होने वाली है। हाँ। वहां पर एसपीआर के आसपास दोनों लोकेशन ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ जेवर अभी ग्रो करने वाला है। ओके अच्छा, हाँ ये बेसिक फर्क है यहाँ। जी। तो बट यहाँ पर भी आपको करीबन जो आज 15,000 का रेट है, आप आराम से 25 से 30,000 रुपए अगले 5 साल में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आगे जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टर्स कमर्शियल पहले ज्यादा हुआ करता था, ऑफिस स्पेस ज्यादा था, अब धीरे धीरे रेजिडेंशियल क्लस्टर भी बन रहे हैं, तो एंड कंज्यूमर के लिए भी अब यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ एंड कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल है ही रहने के लिए। बाकी यदि इन्वेस्टर्स को जाना है तो वो रिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस स्पेस अब ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स के पास है जिनकी अपनी कंपनीज हैं। तो रिटेल एक ऑप्शन बनता है और एंड कंज्यूमर्स के लिए आपकी आपको हाउसिंग यूनिट जो वो बनता है ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट जो आपने मेंशन किया था आईपी एक्सटेंशन यानी कि इंदिरापुरम एक्सटेंशन, ये है क्या अनाउंसमेंट है, कब आ रहा है? क्योंकि अभी आई थिंक बहुत ज्यादा मार्केट है जिसपे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली, छुटपुट इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि कुछ अथॉरिटी ने डीपीआर के लिए जब प्रस्ताव भेजा तो वहां से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। अभी अथॉरिटी ने कुछ भी इसके बारे में कुछ बयान नहीं दिया। दूसरा आईपी एक्सटेंशन बोलेंगे तो शायद हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि वो एक ऑलरेडी आईपी एक्सटेंशन के नाम से प्रचलित है वो। बट इंदिरापुरम एक्सटेंशन देखिए, मैं कहूंगा NH24 और NH58 के दो बड़े हाईवेज के बीच में आ रहा है, और ये तकरीबन जो आपका मतलब इंदिरापुरम जो अभी एग्जिस्टिंग इंदिरापुरम है वो और अहिंसा खंड के पीछे की जो पूरा ग्रीन बेल्ट है वहां पर एक तकरीबन टाउनशिप आने वाली है। आप कह सकते हैं जो अभी तक मोटा मोटी खबर है करीबन 180 से 250 हेक्टेयर के आसपास की टाउनशिप वहां पर आएगी। वहां पर कुछ प्लॉट्स अथॉरिटी लेके आएगी, और जब अथॉरिटी लेके आएगी तो आई एम श्योर और डेवलपमेंट भी होगा ताकि प्राइवेट डेवलपर्स भी तो एक मिक्स यूज लैंड होगा वहां पे, कमर्शियल भी होगी, रेजिडेंशियल भी होंगे, हॉस्पिटैलिटी भी होगा, सारी चीजें होंगी वहां पे, जो कि आई थिंक अभी तक इंदिरापुरम में अगर बात करें तो थोड़ी सी वो मिसिंग थी। इन सब का क्लस्टर वहां पे देखने को नहीं मिलता था, मोटा मोटा रेजिडेंशियल होके रह गया था वो। हाँ नहीं, इंदिरापुरम भी क्या है, देखिए वैसे तो वहाँ अवेलेबल हैं चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है मार्केट, क्योंकि इतनी सारे टावर्स हैं कि एक छोटी छोटी लोकेलिटी में अच्छा खासा आपके रिहायशी है, और सब गाड़ियां जब ऑफिस टाइम पे एक साथ निकलती हैं, शाम को जब एक साथ आती हैं, तो रोड्स उतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है तो उस कारण से वो कंजेशन काफी लग जाता है। बट आई एम श्योर पीछे यदि ये डेवलपमेंट आता है और वहां पर प्लानिंग अच्छे से होगी तो दिस could be one of the SPRs for गाजियाबाद एंड नोएडा लोकेशन, जो कि तो क्या उम्मीद है कब तक इसके सारे क्लैरिटी होने की बात, और कब तक ये लॉन्च हो सकता है? देखिए अगले 2 से 3 महीने के अंदर शायद एटलीस्ट गवर्नमेंट अपने प्लॉट्स का अनावरण यहाँ करेगी और कॉल करेगी फॉर बिडिंग के लिए। तो आपके हिसाब से ये 5 क्लस्टर्स जो है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं 2026 में, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है या फिर 2026 में किसी को अपने खुद के यूज के लिए अगर कोई घर खरीदना है या रिटेल या इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ इन क्लस्टर से जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में इक्का दुक्का क्लस्टर्स और भी हैं जो आई थिंक हिस्टोरिकली छूटते गए हैं। जैसे फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा से ही एक बैकफुट पे रहा है। क्या कारण दिखता है आपको, फरीदाबाद क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों अपने? क्योंकि हालांकि अगर बात करें तो वहाँ पे भी फैक्ट्रीज काफी सारी हैं, हाउसिंग कॉलोनीज काफी सारी हैं, और नहर पार का एक कॉन्सेप्ट भी बना था, बट क्या चक्कर है फरीदाबाद को लेकर? देखिए क्या है कि फरीदाबाद एक अंडरडॉग की तरह रह गया है जो कभी अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया। SEZ है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, वहाँ पर आप हाईवे से भी कनेक्टेड है, NH2 से भी एक तरफ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ मेट्रो से भी कनेक्टेड है, पर कहीं ना कहीं इंटरनल सिटी की प्लानिंग थोड़ी सी पुअर है। यदि आप देखेंगे तो आज भी आपको खुले लैंड पार्सल्स काफी मिल जाएंगे, जिस कारण से धूल
काफी उड़ती है वहां पर। और सिक्योरिटी लॉ में थोड़ा सा उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। कई ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं जहाँ पर लोगों को एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसर्न लगता है कि आप जब मेट्रो से उतर के जब तक आप इंटरनल सेक्टर में पहुंचे तो सेफ्टी एक कंसर्न रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस कारण से फरीदाबाद थोड़ा सा छूटा हुआ है। बट आई एम श्योर जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव को प्लेस किया है, हो सकता है अगले 5-7 सालों में फरीदाबाद के अंदर भी कुछ बड़े चेंजेस। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उम्मीद कर रहा था कि आप फरीदाबाद का भी कुछ नाम लेंगे इन 5 क्लस्टर्स में। बट ठीक है, कुल मिला के अभी हमारी मेरी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, हम अपने एंड कंज्यूमर्स या हमारे जो व्यूअर्स उनकी बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपके लिए जो हमारे एक्सपर्ट का कहना है वो ये है कि 5 क्लस्टर्स जो 2026 में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं वो है एसपीआर जो कि गुड़गांव के अंदर आता है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि अगेन गुड़गांव के अंदर आता है, आपके जो जेवर एयरपोर्ट का जो एरिया है, और आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, एंड पांचवा है फिर से बोल रहा हूँ, इंदिरापुरम एक्सटेंशन की जो बात चल के आ रही है वो ये 5 पॉकेट्स है जहां पे आप जा सकते हैं। अगेन हमारा सजेशन हम आपके लिए हमेशा ये रहता है कि हमारी बातों पे ना जाए, हम आपको सिर्फ एरिया सजेस्ट कर रहे हैं, मार्केट सजेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो सजेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करनी होगी, वहां पे जाइए, उन लोकेशंस पे जाके पता कीजिए क्या चल रहा है वहां पे, किस ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। कुछ अगर रेजिडेंट्स वहां के पहले दिन मिलते हैं आपको या जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनसे बातें कीजिए, वहां की मार्केट को समझिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जब आप एंड कंज्यूमर के तौर पे अपने लिए घर खरीदते हैं तो आप एक 20-25 सालों के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा आपको जो सतर्कता है वो बरतनी चाहिए, इसमें कभी भी कोताही ना करें। इसके अलावा हम चाहेंगे कि 2026 में डेफिनेटली आप अपने लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देकर जाए। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आने वाला है, तो हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हैप्पी इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन से ऐसे मार्केट्स हैं या पॉकेट्स हैं जिसपे आप हमसे जानकारी चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे मिलेंगे फिर से आपको। जितेंद्र पात्र, आपको फिर से धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।